युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाई जाती है। जो मैंने इस समय सब्जेक्ट जीएस के शुरू करे हैं उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी है। आपको आज जो पढ़ाई जाएगी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको संघीय कार्यपालिका की बात करूंगा और लगातार हम हिस्ट्री और पॉलिटी की दोनों ही वीडियो आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर दिया, एक नया टॉपिक वहां पर स्टार्ट होगा। और यहाँ मैंने अभी इससे पहले मतलब पॉलिटी के अंदर मैंने मौलिक कर्तव्यों को खत्म किया। मौलिक कर्तव्यों के बाद जो एक नया टॉपिक आता है वो आता है संघीय कार्यपालिका। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो संघीय कार्यपालिका का होगा। और जो मैं आपको ये सब करा रहा हूं, मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री जो कराई है, ये सभी एग्जामों में आपको फायदा देगी। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पॉलिटी या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट भी शुरू करूंगा तो वो जर्नली तैयारी कराई जाती है। किसी एक एग्जाम के लिए यहां पर तैयारी नहीं है, बल्कि सभी एग्जामों के लिए आप जीएस पढ़ रहे हो। तो आप अच्छे से पढ़ो, आपको एग्जामों में इससे बहुत फायदा मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो संघीय कार्यपालिका है। मैं बात करूं संघीय कार्यपालिका, अगर मैं बात करूं संघीय तो कार्यपालिका की अगर बात करूं तो इसका मतलब है सरकार। मैंने आपको जब पॉलिटी की पहली क्लास दी थी तो पहली क्लास में मैंने बताया था कि कार्यपालिका क्या होती है, या संविधान के अंगों में मैंने कार्यपालिका की बात की थी। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि संविधान के तीन अंग हैं या संविधान के तीन स्तंभ हैं। उन स्तंभों में सबसे पहला जो स्तंभ है वो कार्यपालिका। और कार्यपालिका भी अगर आप देखोगे वो भी दो प्रकार की होती है, यानी दो तरीके से हो सकते हैं कार्यपालिका। या तो राज्य सरकार की कार्यपालिका होगी या फिर केंद्र सरकार की होगी। मैंने कहा कि हमारे देश में राज्य है और मतलब पूरा देश है, संघ है। तो संघीय कार्यपालिका मतलब देश की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, वो देश की या केंद्रीय सरकार होगी। राज्य मतलब हमारे देश के अंदर मतलब जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर जो भी राज्य हैं उनके अंदर जो सरकार है तो उनको हम राज्य कार्यपालिका कहेंगे। केंद्र में है तो उसे केंद्रीय कार्यपालिका या फिर इसको केंद्र को संघीय कार्यपालिका भी कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो केंद्रीय संघ की यानी देश की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको केंद्रीय कार्यपालिका या फिर संघीय कार्यपालिका कहा गया है। ठीक, ध्यान से सुनो। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत अगर मैं बात करूं हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले संघीय कार्यपालिका के अंदर हमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर तुम देखोगे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पर देखोगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मतलब कि केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जो चौथा है उसका नाम है महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है, ये सारी चीजें जब मैं महान्यायवादी पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा कि महान्यायवादी क्या है। बशर्ते आप इन बातों को ध्यान से सुने, गौर करके सुने तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप हमारी पीछे वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक पॉलिटी में सहजता महसूस होगी यदि आप उनको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नोट्स बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका है इसमें हमें पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद या फिर महान्यायवादी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो राष्ट्रपति में होगा और राष्ट्रपति भी पूरा नहीं हो पाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मुख्य बातें बताई जाएंगी। उसके बाद राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, शक्तियों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग आता है, महाभियोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संसदीय कि भारत ने जो प्रणाली अपनाई है वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। भारत ने अपने संविधान में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई है तो तुम्हें बताना है संसदीय शासन प्रणाली। एक होती है अध्यक्ष शासन प्रणाली। जो अध्यक्ष शासन प्रणाली होती है वो अमेरिका ने अपनाई है। तो कुछ देशों ने अध्यक्ष शासन प्रणाली अपनाई है और कुछ देशों ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है।
अध्यक्ष शासन प्रणाली के अंतर्गत जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति ही वहां का सबसे प्रमुख माना जाता है, वहां पे प्रधानमंत्री का ये पद नहीं होता है। तो जो अध्यक्ष शासन प्रणाली होती है तो वहां का जो अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा वो प्रमुख माना जाता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली, ध्यान से सुनो कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने कहां से ली है, तो आपको बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और जो भी देश संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण करता है वहां के जो प्रमुख होते हैं, वहां जो प्रमुख होते हैं, ध्यान से कि वहां जो प्रमुख होते हैं संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में, वो दो प्रमुख होते हैं। एक होता है नाम मात्र का प्रमुख, एक होता है नाम मात्र का प्रमुख, या फिर इसे कहते हैं औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख। दूसरा अगर तुम देखोगे, दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख, देश का वास्तविक प्रमुख, देश का वास्तविक प्रमुख। अगर बात करें नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख को, मैंने कहा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। और संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते दो तरीके के दो प्रमुख होते हैं संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में। तो भारत भी संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है, तो भारत में भी दो प्रमुख हैं, उसमें एक नाम मात्र का और एक वास्तविक प्रमुख है। नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो भारत में जो नाम मात्र का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, और जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री यानी वास्तविक प्रमुख। आपसे पूछा जाए देश का, भारत में वास्तविक प्रमुख कौन है, तो तुम्हें बताना है कि प्रधानमंत्री हैं, और जो नाम मात्र का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। तो अगर मैंने तुम्हें बताया यही बात राज्य में भी होती है। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया इससे, एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि राज्य में, देखो ये तो केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, कि राज्य में वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की बात करिए, देश में है, लेकिन अगर एक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो ये हो जाएगा सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। यहां पे क्या होता है, पीएम। केंद्र में पूछे तो प्रधानमंत्री होता, पूरे देश में पूछे तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, लेकिन राज्य में पूछे तो वो क्या है, राज्य में सीएम होता है यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। और यही बात राज्य में पूछे कि नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, तो मेरे भाई तुम्हें बताना है कि राज्यपाल होता है। तो दोनों ही बातें अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र के अंदर या राज्य के अंदर, राज्य में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, और राज्य में जो वास्तविक प्रमुख होता है वो सीएम होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में एक बार, तो एक बार क्या, अभी हाल ही में मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया। तो तुम्हें यह भी याद रखना है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है तो उसमें प्रमुख दो होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लेकिन जिन देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, उन देशों के अंदर एक ही प्रमुख होता है, वो केवल वास्तविक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख जिसे भी कहो, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही नाम मात्र का प्रमुख और नाम मात्र या फिर कह सकते हो वास्तविक प्रमुख, सभी वही होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो अमेरिका जैसे देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई है तो वहां राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख कहलाता है। तो मैंने आपको ये बताया, और नाम मात्र के प्रमुख यानी राष्ट्रपति देश में सब सर्वोच्च पद माना जाता है। तो हम आज जो शुरुआत करेंगे वो राष्ट्रपति से ही करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो पढ़ने तो संघीय कार्यपालिका में सभी हैं, लेकिन यहां से आज हमें राष्ट्रपति के बारे में बात करनी है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उनके वेतन के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन किसको देते हैं, तो ये सारी बातें हमें करनी है। ठीक, शुरुआत करते हैं नाम राष्ट्रपति। सबसे पहले आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति, मैंने कहा कि संघीय कार्यपालिका की बात करें कि किस भाग में है। मैंने आपसे भाग 1 से शुरू किया था और मैं आज भाग 5 तक आ चुका हूं। यदि कोई भाग 5 देख रहा है सीधा तो वो भाग 1 से या हमारी शुरुआत की जो पॉलिटी की वीडियो है उन सभी को देखे, बाद में यहां तक आए। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, भाग 1 से मैंने शुरुआत की थी और भाग 5 तक मैं आ चुका हूं। तो भाग 5 हम पढ़ रहे हैं जिसमें संघीय कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि भाग 5 में किसकी बात की गई है, तो तुम्हें बताना है संघीय कार्यपालिका की। और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसमें किस चीज का प्रावधान है, तो तुम्हें बताना है इसमें 52 से लेकर 78 तक में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है या फिर भाग 5 में ये शामिल है। तो और बात इसमें, राष्ट्रपति अगर पूछे राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो ये दिमाग में छाप लो कि राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में। जो नई नई तैयारी करने आए हैं उन लोगों के लिए बहुत फायदा, एक बार पढ़ो, आसानी से तुम कहीं पर भी मतलब कि एग्जाम को दोगे कंपटीशन के, तो तुम्हें एक सहजता महसूस होगी। तो राष्ट्रपति का उल्लेख क्या है, 52 में है, 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगर राष्ट्रपति की मैं जनरली ऐसी बात करूं, जो राष्ट्रपति होता है सबसे पहली बात वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, प्रधानमंत्री की। लेकिन राष्ट्रपति सबसे देश के अंदर सर्वोच्च पद माना जाता है, यानी राष्ट्रपति का जो पद है देश के अंदर, ये क्या कौन सा पद है, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का। ठीक, इसकी पद की गरिमा है, पद की सबसे ज्यादा गरिमा है, इसकी प्रतिष्ठा है। ठीक, और साथ ही तुम देखोगे जो राष्ट्रपति होता है ये देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो तुम्हें बताना है कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। तो प्रथम नागरिक होता है। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति में थोड़ा सा बस विशेषता इसकी कि राष्ट्रपति जितने भी कार्य होते हैं, ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति जितने भी कार्य होते हैं, कैसे कार्य, कार्यपालिका संबंधित कार्य, सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। यानी कि कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। और देश, ये राष्ट्रपति ही सर्वोच्च पद माना गया है हमारे देश के अंदर। ये तो इसकी कुछ मुख्य विशेषता थी। कुछ यहां से जो क्वेश्चन आता है ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सब सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने जितने भी कार्य करता है, राष्ट्रपति जितने भी कार्य करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति जितने भी कार्य करता है या सरकार कार्यपालिका संबंधी या कोई भी कार्य करेगा वो किसकी सलाह पर कार्य करता है, तो तुम्हें बताना है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है, मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है जो अपने समस्त कार्य मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। ये तुम्हें ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करता है, स्वयं से वो कोई कार्य नहीं करता, मंत्री परिषद के माध्यम से वो कार्य करता है। ये ध्यान देने वाली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति किसके माध्यम से कार्य करता है, किसकी सलाह पर कार्य करता है, किसके परामर्श पर कार्य करता है, तो मंत्री परिषद। आपको याद रखना है कि मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति कार्य, मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करता है। तो ये इसकी बेसिक चीजें थी जो तुम्हें याद रखनी है कि प्रथम नागरिक होता है, सब सर्वोच्च पद होता है, ये तुम्हें ध्यान देने वाली बातें थी। अब आते हैं इनकी योग्यता पर। अगर राष्ट्रपति की मैं योग्यता की बात करूं, योग्यता की बात करूं, जैसे ये पॉइंट है योग्यता, तो योग्यता में तुम्हें क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति की जो पहली योग्यता है, पहली कि ये भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो। ये तो देखो बहुत सिंपल सा है, और राष्ट्रपति बनोगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, 35 वर्ष हो या फिर 35 वर्ष से ज्यादा हो, 35 वर्ष से 1 मिनट भी कम ना हो या 1 दिन भी कम ना हो। यानी 35 वर्ष से कम ना हो, 35 हो चल जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष आयु होना बहुत जरूरी है। तीसरी योग्यता, तीसरी योग्यता कि लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
राष्ट्रपति को यानी कि रखता हो। ध्यान से सुनो, ये लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद पढ़ाऊंगा मैं संसद के अंदर, तो राज्यसभा, लोकसभा, जो भी जितनी भी सभाएं हैं सब सभाओं के बारे में वहां बात करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे कि लोकसभा संसद का एक भाग है, तो संसद यानी लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अगर ऐसा है तो वो मतलब राष्ट्रपति बन सकता है। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि दूसरा भी काम कर रहा है और राष्ट्रपति भी बन जाए, तो एक पद को उसे छोड़ना पड़ेगा, बाद में जाके वो मतलब कि राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकता है। यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट, पांचवी योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो कि राष्ट्रपति का चुनाव, मैं ऊपर ले जाता हूं इसको, राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारी के लिए, नामांकन करने के लिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो नामांकन के लिए जाएगा, तो जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है मैं बाद में बात करूंगा, यानी इतना सा जानो कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वोट डालते हैं, तो जितने लोग वोट डालते हैं उन सभी को मिला के निर्वाचक मंडल कहा गया। तो राष्ट्रपति, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं वोट डालने से पहले नामांकन करने के लिए, जब राष्ट्रपति के नामांकन के लिए जाते हैं, तो जाने के लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, तभी वो नामांकन कर सकता है, और 50 सदस्य अनुमोदक हो। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं कि 50 सदस्य प्रस्तावक हो और 50 सदस्य अनुमोदक हो। निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है, 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, दोनों आपको ये याद रखना है। तो ये उम्मीदवारी के समय की बात है। योग्यता आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है योग्यता याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट था जो तुम्हें याद रखनी है, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक। एक और बात आप ध्यान रखना है यहीं पे, जब उम्मीदवारी के लिए जाते हैं, उम्मीदवारी के लिए जब जाते हैं तो 15,000 रुपये जमा करने होते हैं जमानत के रूप में। जमानत के रूप में राष्ट्रपति को उम्मीदवारी भरने के लिए 15,000 रुपये जाने पड़ते हैं। अगर ये जमानत जब्त हो सकती है, कब ये जमानत जब्त हो सकती है? जब राष्ट्रपति 1/6 यानी टोटल वोट का 1/6 भी ना प्राप्त कर पाए, यानी इतना कोटा भी ना ले पाए इस वोट का, अगर यानी 6 में से 1 भाग भी ना ले पाए, ऐसे इस स्थिति में उसके जो 15,000 रुपये जमानत के रूप में है वो जब्त कर लिए जाते हैं। तो 15,000 रुपये होते हैं, तो जब होते हैं जब 1/6 नहीं ला पाता वो इसका, तो उसके बाद उसकी राशि को जब्त कर लिया जाता। मैंने आपको योग्यता के बारे में बताया। योग्यता के बाद मैं बात करता हूं राष्ट्रपति के वेतन की, राष्ट्रपति के वेतन की, ठीक। 7 पे कमीशन से पहले इसका जो वेतन था 1.5 लाख रुपए था, लेकिन आज जो इसका 7 पे कमीशन के बाद जो मतलब कि वेतन बना है वो 5 लाख रुपए प्रति माह बना है। 5 लाख रुपए प्रति माह, यानी कि ध्यान से सुनो, यानी मैंने कहा कि 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को क्या करने पड़ते हैं, राष्ट्रपति को दिए जाते 5 लाख रुपए प्रति माह। यानी इससे पहले 7 पे कमीशन से पहले ये 1.5 लाख रुपए थे मेरे भाई। लेकिन ध्यान से सुनो यहां पर कि किसी भी स्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, राष्ट्रपति के वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती, चाहे देश के अंदर आपातकाल क्यों ना लगा हो, वित्तीय आर्थिक स्थिति हमारी कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन पर कोई कटौती नहीं की जा सकती। और न, तुम देखोगे ना ही उनसे कोई कर लिया जाता है, ना ही उनसे कोई टैक्स लगता है इनके वेतन में। अगर आप देखोगे कोरोना काल में जितने भी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन सब कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई, लेकिन ध्यान से सुनो राष्ट्रपति के वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है उसमें कैसी भी स्थिति देश के अंदर आर्थिक रूप से कितना भी बेकार हो जाए, लेकिन जो राष्ट्रपति का वेतन है उसमें कभी कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति को वेतन भत्तों के रूप में भी, मतलब भत्तों के रूप में भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। भत्तों के रूप में उसे आवास दिए जाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, एक हैदराबाद भवन है और शिमला में शिमला भवन है।
तो राष्ट्रपति के पास 3 भवन होते हैं, राष्ट्रपति भवन, ये भी तुम्हें याद रखना है। साथ ही तुम देखोगे भत्तों के रूप में उसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। केवल 5 लाख रुपए प्रति माह मान के चलो, इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, ना ही इस पर कोई टैक्स लगता है। तो अब वर्तमान में इनका वेतन 5 लाख रुपए है, ध्यान से। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ तुम्हें बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाता है। CJI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़ा जज होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो CJI दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, वो मुख्य न्यायाधीश है जो शपथ दिलाने का काम करता है। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, तो तुम्हें बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ये तुम्हें याद रखना है। एक आते कार्यकाल की बात कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल पे भी तुम्हें ध्यान देना है कि नॉर्मली सबको पता है, सब बता दो कि कार्यकाल राष्ट्रपति का भाई 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनता है, तो तुमने बता दिया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है यहां पर कार्यकाल के अंदर ये है, अगर जब आ जाए तो समझ लो क्वेश्चन शुरू हो गए। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, यानी 5 वर्ष पूरे होने से पहले, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष पूरे होने से पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति अपना या तो त्याग पत्र दे दे या फिर महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए अकाल रूप से। ऐसी स्थिति मान लीजिए 5 वर्ष के लिए चुना गया था, 3 वर्ष में ये कुछ इनमें से किसी भी कारण की वजह से वो हटा दिया। अब बचे हैं राष्ट्रपति के 2 वर्ष। तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो शेष कार्यकाल यानी कि 2 वर्ष के लिए नहीं होगा, वो संपूर्ण 5 वर्ष के लिए होता है। मैंने कहा राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र, महाभियोग या फिर मृत्यु के कारण अपने पद से हट जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो शेष कार्यकाल के लिए नहीं होता, बल्कि संपूर्ण 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के चुनाव होता है। और राष्ट्रपति अपने पद से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति का पद है, वो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता। यानी अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो एक पल के लिए भी हम राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं रख सकते, और शेष कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं होता, बल्कि संपूर्ण 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। ये ध्यान देने वाली बात थी कार्यकाल के अंदर। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूं। वेतन मैंने बताया, शपथ मैंने बताई, योग्यता मैं आपको बता चुका हूं। तो बात करते हैं त्याग पत्र की। भाई त्याग पत्र, ठीक, अगर तुम पढ़ रहे हो, नौकरी चाहते हो, तो त्याग तो देना ही पड़ेगा। समय का त्याग देना पड़ेगा, धैर्य का त्याग देना पड़ेगा। तो इतना जो त्याग है, जो तुम्हारा त्याग का एक जो पैकेज बनेगा, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। हलवा थोड़ी है कि बनाया और खा गए कि मिल गई नौकरी। तो आज के टाइम में बेरोजगारी का आलम है, तो आपको मजबूत तरीके से एक तैयारी रणनीति रूप में करनी पड़ेगी। गधों की तरह बोझ ढोके नहीं करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा अच्छा वर्क, अच्छी पढ़ाई, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा करना पड़ेगा। सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा हटके पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा डीप जाना ही पड़ेगा। तो ध्यान से, त्याग पत्र, मैंने कहा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो तुम ध्यान रखना, कभी भी स्थिति होती है अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष की। ठीक, एक तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मैंने कहा राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति को माना जाता है।
तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ध्यान से सुनो, मैंने कहा आप सीधे सा क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो तुम्हें बताना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। मान लिया जाए जिस समय राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहे हैं उस समय उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो जब उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है तो फिर वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो तुम्हें बताना है कि वो अपना त्यागपत्र CJI को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा, मुख्य न्यायाधीश को देगा। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता। मान लो उस समय CJI भी अपने पद पर नहीं है, तो फिर वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो तुम देखना कि जो चीफ जस्टिस यानी 31 न्यायाधीश हैं, 31 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है, तो 30 बचे। तो जो भी 30 में वरिष्ठ होगा उसको, यानी कि अन्य न्यायाधीश में से जो भी वरिष्ठ हो, अन्य न्यायाधीश में से जो भी वरिष्ठ हो वो उसे अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 30 के 30 जाके गंगा में जाके कूद जाएं और मर जाएं। तो तुम ध्यान से सुनो कि 30 में से किसी ना किसी को एक को अपना त्यागपत्र दे सकता है। वैसे नॉर्मली यही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो ये गौर करने वाली बात थी, मैंने त्यागपत्र के बारे में तुम्हें बता दिया। इसको मैं रफ करता हूं। आगे क्या है, जैसे अगर मैं निर्वाचन की बात करूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करूं तो सबसे पहले तो यही आता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें कौन वोट डालता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट डालता है या किस पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन सी पद्धति लगती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पद्धति है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पद्धति कौन सी है, तो ये याद रखना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर कह सकते हैं गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पद्धति अगर पूछे कैसे होता है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो वो पद्धति भी आपको बतानी है कि राष्ट्रपति का चुनाव इस पद्धति के द्वारा होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय द्वारा होता है। अब आता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है, उसी को बोलते हैं निर्वाचक मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये निर्वाचक मंडल की कौन कौन वोट राष्ट्रपति के चुनाव में डालता है। मुख्य बात ध्यान से सुनो कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो एक तो ये संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा आपको याद रखना है दिल्ली एंड पौंडचेरी विधानसभा के सदस्य। ध्यान से सुनो, निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं तो संसद वोट डालती है, और संसद के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य वोट डालते हैं। आप देखो यहां पर राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य, टोटल मिलाकर हो गए 14 सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में टोटल मिलाकर एक जो 14 सदस्य हुए हैं, इनका निर्वाचन नहीं होता, बल्कि ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं।
राष्ट्रपति ने ही इसे मनोनीत किया। तो इसलिए राष्ट्रपति ने जब मनोनीत किया और ये चुनाव राष्ट्रपति को ही वोट डालेंगे तो उनके पक्ष में वोट डाल सकते हैं। इसलिए केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालता। तो संसद के सभी सदस्य नहीं, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य ही चुनाव में वोट डालते, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। और विधानसभा राज्य के अंदर, हर राज्य के अंदर विधानसभाएं हैं, तो हर राज्य की जो विधानसभा है उसके अंदर भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये दिल्ली पौंडचेरी, दिल्ली में अपनी विधानसभा है, पौंडचेरी के अंदर भी अपनी विधानसभा है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं केवल दो ही ऐसे हैं, दिल्ली और पौंडचेरी, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। और इन्हें भी अधिकार शुरू में नहीं था, इन्हें भी तुम ध्यान से सुनो, 70वां संविधान संशोधन हुआ, 70वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1992 में हुआ। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पौंडचेरी को यह अधिकार मिला कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं या उसे निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। तो तीन चीजें, संसद के निर्वाचित सदस्य है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, दिल्ली व पौंडचेरी विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है या फिर इसकी पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बेसिक चीजें बताई हैं। आगे जब मैं राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा तो इसकी जो सबसे मुख्य चीज है राष्ट्रपति की, उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मैं बात करूंगा और कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हिदायतुल्ला या फिर वीवी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी, इन लोगों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति जो रह चुके हैं। इस समय 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। तो कुछ मुख्य राष्ट्रपतियों के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाऊंगा। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले हमारी बहुत सारी पॉलिटी की वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको देखें, उनको समझें, उनके नोट्स बनाएं। आज का हमारा टॉपिक संघीय कार्यपालिका था, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आप इसको बशर्ते सुने अच्छे से, तो आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक, आज की जो हमारी वीडियो है ये संघीय कार्यपालिका से संबंधित थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।